नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज ये क्वेश्चंस हैं जो सीरीज़ के चलते हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है, द नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम था वो कब लॉन्च किया गया था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसमें है 1983, 1988, 1993 एंड 2002। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि अगर हम इसमें आंसर टिक करते हैं 1993 क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर है, तो ये होगा किसका, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 1983, 1983 इसका क्या है, लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेल ऑफ एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस क्रेटिन इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसी कौन सी एक प्रोसेस प्रिंसिपल सेल कौन सी होती हैं या कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, क्रेटिन प्रोड्यूस करती हैं। तो उसके क्वेश्चन में ही छुपा है उसका आंसर। तो मेलेनोसोम्स होती हैं क्या, नहीं। क्या मेलेनिन होती हैं, नहीं। तो क्या होंगी, जो क्रेटिनोसाइट्स होती हैं वो क्या होंगी, क्रेटिन का सीक्रेट करेंगे, क्योंकि जो क्रेटिन इसमें वर्ड में आ गया तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्रेटिनोसाइट। बट अगर हम बताएं आपको कि ये सब क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि लास्ट पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने मन से नहीं बनाए हैं, सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रैक्ड पॉक्ड साउंड ऑन परकशंस ओवर हाइड्रोसेफेलस बेबी इज कॉल्ड। आप इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्रैक्ड पॉट साउंड बोलते किस चीज़ को है और वो कौन सी जगह पर या फिर कैसे देखा जाता है। तो मैं बताऊँ कि ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें चैडविक साइन हो गया, ओमन साइन, कर्निंग और मैकवी साइन। ठीक है, तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, जब बच्चा का हेड में पानी भर जाता है तो वो हेड उसका हो जाता है, उसकी साइज हो जाती है इंक्रीज। ठीक है, उसकी वजह से अगर हम इसको ऐसे अगर इस पर इधर से फोर्स लगा के ऐसे इसको साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्रैक्ड पॉट मतलब जो बर्तन होता है मटका जैसे, वो ऐसी साउंड इस पर आएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन सी देखी जाती है हाइड्रोसेफेलस में, उसको क्या बोलते हैं। तो मैकवी साइन बोलते हैं, जी हाँ मैकवी साइन बोलते हैं। चैडविक साइन हम कहाँ पे देखेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैडविक साइन हम देखते हैं प्रेगनेंसी में, जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना या फिर बल्वा का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भी है इसमें ऑप्शन, जिसमें ओमन साइन जो कि हम डीवीटी में लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट अगर आपको दिख रहा है कहाँ पे, तो आप इसमें लिख सकते हैं डीवीटी, जो कि एक वस्कुलर डिजीज है। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, उसमें हम ओमन साइन देखते हैं। कर्निंग साइन हम मेनिंजाइटिस में देखते हैं, और मेनिंजाइटिस में एक और साइन है जिसको हम ब्लड की साइन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, मैकवी साइन। आपका कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं मैकवी साइन यहाँ पे करेक्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एन अनइम्यूनाइज्ड वुमेन इन द 7th मंथ। इसमें कीवर्ड आप ध्यान रखना कि एक अनइम्यूनाइज्ड वुमेन है जो 7वें महीने पे प्रेगनेंसी होकर एक एंटीनेटल क्लिनिक पे जाके क्या करती है, विजिट करती है। ठीक है, तो आप उसको क्या देंगे मतलब कौन सा इम्यूनाइजेशन आपके उसके लिए प्रेफर करेंगे या फिर देने की कोशिश करेंगे। तो मैं बताऊं आपको कि टिटनेस टॉक्सोइड देंगे क्या, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे क्या, रुबेला देंगे क्या, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन देंगे क्या। ठीक है, तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि जो टिटनेस टॉक्सोइड होती है वो हम दे सकते थे, लेकिन उस कंडीशन में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो टिटनेस टॉक्सोइड होती है उसको 6 से 7 दिन लगते हैं एक्टिव होने में या फिर मैं बोलूँ तो इफ़ेक्ट करने में। ठीक है, तो ये नहीं देंगे। हेपेटाइटिस बी अभी हम नहीं देने वाले हैं। रूबेला वैक्सीन हमको नहीं देनी है क्योंकि ये बच्चे को अफेक्ट कर सकती है। तो टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन इसलिए देते हैं, टिटनेस की इम्यूनिटी बॉडीज़, क्योंकि तुरंत अफेक्ट करेंगी, मतलब तुरंत एक्टिव हो जाती हैं एंटीबॉडी। तो इसलिए हम इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा ही इम्यूनोग्लोबिन देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कन्फर्मेशन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए हमारे जो चैनल है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी फेवरेट जो आपको आती है वो सब्जेक्ट हमें आपसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप इसमें हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक।
ठीक है। लाइक अगर मैं देखूँ तो अभी आपको साथ मतलब पूरी हिंदी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। न ये चीज़ का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब हम हमारा चैनल आप सब मतलब चैनल तो सब्सक्राइब करना नहीं है वो ठीक है, लेकिन चैनल डाउनलोड करो, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज लीजिए और आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। और इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं, जो BMI होती है वो हम निकालते हैं कि जो वेट होता है, वेट अपॉन उसकी जो मीटर स्क्वायर में उसकी हाइट अगर हमें करते हैं तो हम उसका BMI निकाल पाते हैं, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला है, तो बॉडी मास इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इफ़ मास्टाइटिस इज लेफ्ट अनट्रीटेड एंड अब्सेस कैन डेवलप। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मास्टाइटिस को आप नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, क्या वो मसल्स, क्या वो नॉन ऑफ द बोन में जाएगा, नहीं बोन में चला जाएगा, मसल्स में चला जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू में चला जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर ब्रेस्ट मास्टाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, अगर वही हो गया तो ब्रेस्ट टिश्यू में और ना चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट रेशियो ऑफ CPR इन एडल्ट। अगर आपने एडल्ट का उसने पूछा है और तो 2 स्क्वायर आपके पास हैं या नहीं है और कोई सी कंडीशन है तो आपको उत्तर क्या जाएगा, 30:2, 30:2 इज द इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चाइल्ड की पूछे आपसे तो आप 15:2 लिखना, ठीक है। अगर 2 स्क्वायर अवेलेबल हैं और CPR अगर आप दे रहे हैं और आपके पास 2 स्क्वायर अवेलेबल हैं तो उस टाइम आप 15:2 दे सकते हैं, लेकिन ऐसा उसमें नहीं पूछा है तो आपको 30:2 ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज श्योर दैट सैम्पल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सब सैम्पलिंग के टेक्निक्स हैं जो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग दिखाया है, पर्पसिव दिखाया है, नॉन रैंडम दिखाया है, रैंडम दिखाया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इंश्योर दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसी कौन सी सैम्पल टेक्निक है जिसमें सैंपल होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। तो मैं बता दूँ इसका आंसर क्या जाएगा, आपको रैंडम सैम्पलिंग इसका आंसर जाएगा। हमारी नर्सिंग वाईफाई चैनल पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, वो किस चीज़ के लिए मिलेंगी, आपको एवरी सब्जेक्ट एवरी टॉपिक के लिए आपको क्लास मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द कलर कोडिंग बैग इन हॉस्पिटल फॉर टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज बॉडी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगर आप देखते हैं तो एनाटॉमिकल पार्ट है तो इसका मतलब ये की है कि ये कहाँ पे जाएगा, येलो में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो येलो हो जाता है, लाल। अगर आपको तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी या फिर टेक्निक बताऊँ याद करने की तो आप ऐसे लिख सकते हैं लाल, ठीक है। मैं ऐसे इसमें ही बता देता हूँ आपको कि जो ब्लू होता है जिसको हम नीला बोलते हैं, जो ब्लू होता है उसको नीला बोलते हैं, उसमें हम जो नुकीली चीज़ें होती हैं शार्प जो होती हैं उनको हम नीले में डालते हैं, ठीक है। अगर कोई रेड पूछे तो रेड में हम लाल, अगर हिंदी में याद करेंगे लाल, लाल फोर लाल और लाल फोर लचीला, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक मीन्स होता है काला, काला मतलब होता है कचरा, के फोर काला, के फोर कचरा। और येलो मतलब होता है पीला और पीला होता है पस। तो ऐसे हमें आप इसको याद कर सकते हैं, लाल लचीला, काला कचरा, पीला पस, नीला नुकीला, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट इसमें ऐड हुआ है जिसको हम बाइट बोलते हैं। तो हम बाइट में आजकल क्या डाल रहे हैं, बाइट में हम डाल रहे हैं जो शार्प होता है, जो जैसे सिरिंज हो गया, सिरिंज मीन्स जो निडल हो गया, निडल को हम बाइट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी पंचर प्रूफ होता है, ब्लू भी पंचर प्रूफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ चलते हैं हम, आइडेंटिटी डेंजर साइन ऑफ कॉमन साइन आर रिलेटेड प्रॉब्लम इज इन केस ऑफ वेरी सीवियर पेन, बल्जिंग ऑफ आई, प्रोप्टोसिस हो गया, वाइट एंड ब्लैक आइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंजर साइन पूछा है उसने किसके रिगार्डिंग, आई रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो आपको क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। जैसे अगर किसी को सीवियर पेन होता है
बल्जिंग ऑफ द आई, मतलब आपकी आई है वो बल्ज हो रही है, या फिर कुछ वाइट स्पॉट आपको आँख में दिख रहे हैं। तो ये सब इंडिकेट करते हैं आपके ग्लूकोमा और एसिडिटी जो आपकी आई की स्ट्रक्चर या फिर आई को कर रहे हैं नुकसान। तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी ये डेंजर साइन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग द राइट ऑफ अलर्ट लाइन इंडिकेट, ठीक है, मूविंग द राइट ऑफ अलर्ट लाइन इंडिकेट एबनॉर्मल लेवल, गुड प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्शन और गुड फीटल। तो अब राइट अलर्ट लाइन होती है, उस पर अगर क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तो अलर्ट लाइन है, अगर वो राइट की तरफ मूव कर रही है तो इसको हम इंडिकेट करते हैं एबनॉर्मल लेवर में, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एबनॉर्मल जाएगा। अगर ये लेफ्ट की तरफ इंडिकेट करती तो इसका मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ लेवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट इंडिकेटर शुड बी ऑल एक्सेप्ट। तो कम्युनिटी के जो हेल्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको कीवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा भी जाता है। कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट इंडिकेटर शुड बी ऑल। तो कम्युनिटी का जो हेल्थ इंडिकेटर होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, क्या वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जी हाँ, क्या वो फिजिबल होना चाहिए, जी हाँ, क्या वो रिलायबल भी होना चाहिए, जी हाँ, क्या फ्री एंडेड होना चाहिए, नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। ये इसका गलत आंसर है, इसमें गलत है वो सही है, इम्पोर्टेंट ये है। तो अगर आपसे पूछे सर मीनिंगफुल मतलब, उसका मतलब निकलना चाहिए, वो थोड़ा सा फिजिबल होना चाहिए इस मतलब, ठीक है, तो वो सही होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, रिलायबल भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो इसमें आंसर आपका क्या जाएगा, ठीक है, इसमें है आपका आंसर क्या जाएगा, सी, 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। तो वो पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर एक्सप्रेशन गिवन बिलो ए पर्सन हु लव्ड मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से ज़्यादा लव करता है। अगर आप इसको भी, आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आप इसको हिंदी में देख सकते हैं, जो हमारी इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि नीचे दिए गए भावों के सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें एक व्यक्ति का जो मानव जाति से प्यार करता है या जो मानव जाति के प्रति उदार है। ठीक है, दयालु है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, तो मानव विज्ञानी बोलेंगे, लकोपारिक बोलेंगे, भाषाविद कहेंगे, दार्शनिक बोलेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मैं ठीक है, तो मैं इसमें देख लेता हूँ। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे, प्लांटोथेरेपिस्ट बोलेंगे, फिलोसफिस्ट बोलेंगे, या फिर फिलोसोफिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वन वर्ड आपको बताना है वो चीज़ के लिए जो पर्सन है वो क्या है, मैनकाइंड है, मतलब वो दयालु है। ठीक है, ह्यूमन प्रजाति के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऐसे पर्सन जो स्टडी करते हैं कुछ चीज़ को ऑफ ह्यूमन का पास्ट कैसा था और प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा। अगर वो ये चीज़ें स्टडी करता तो उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिलेंथ्रोपोस्ट उसको बोलते हैं कि जो पर्सन दानी होता है, दयालु अलग चीज़ है, दानी अलग है, जो कि अपना क्या चीज़ दान कर देता है, टाइम दे दिया आपका, एक्सपीरियंस दान कर दिया आपका, मनी दान कर दिया उसने और अपनी स्किल दान कर दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलोलॉजिस्ट उसको ये बोलते हैं जो हिस्ट्री की जो भाषाएं हैं उनके बारे में अगर कोई जानता है, जो हिस्ट्री की जो भाषाएं उनके बारे में अगर कोई जानता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको फिलोसफिस्ट बोलते हैं। फिलोसफिस्ट इसको बोलते हैं जो दार्शनिक स्टडी करते हैं, उनको हम फिलोसफिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप इसको उत्तर देखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बोलूँ, तब विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHN का एक क्वेश्चन है, CHN में बार बार CHO एग्जाम में, राजस्थान CHO में
या फिर जो भी आप सेंट्रल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो SGPJ हो या RML हो, इम्पोर्टेंट होने वाला है। DPT, मीजल्स, थायराइड और PCG में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हिस्ट्री है कन्वर्जन की, उसको हम नहीं देंगे। तो इम्पोर्टेंट है, BCG में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें भी नहीं। तो DPT होती है, उसमें 3 लगाते हैं हम, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, जिसमें पर्टूसिस का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कन्वर्जन है। अगर आप कन्वर्जन वाले व्यक्ति को कन्वर्जन की वैक्सीन ही लगा देंगे तो वो आपको क्या हो जाएगी, डेंजर हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, DPT जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। विच टाइप ऑफ पेल्विस मोर सुटेबल फॉर बेबी बर्थ, इम्पोर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुटेबल बेबी बर्थ के लिए कौन सी होती है। तो आपकी गायनोकॉर्ड होती है, वो बेबी बर्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो कि ठीक है, जो फीमेल में मोस्ट कॉमन, फीमेल में कौन सी पेल्विस पाई जाती है, गायनोकॉर्ड पाई। एंड्रॉइड किस में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है, जो कि सबसे कम जिसमें सक्सेस रेट होती है प्रेगनेंसी की, वो एंड्रॉइड ही होती है, सबसे ज़्यादा होती है गायनोकॉर्ड होती है। प्लेटिपॉइड, एंथ्रोपॉइड, ये फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी इन सब की अलग अलग क्लासेस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, BMI क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO, नॉर्मल हेल्थी कैटेगरी रेंज क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो नॉर्मल हेल्थी कैटेगरी क्या होगी, 85 to 24.9। ठीक है, 25 किस में आएगा, 24 किस में आएगा, हैवी वेट में आ जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नियोनेटल नेशनल आयरन इनिशिएटिव इंक्लूड, इसका एक थोड़ा सा लॉजिक आप समझ लेना कि आप आयरन किसको देते हैं। जी हाँ, हम एडोलसेंट को देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब महिला प्रेग्नेंट होने वाली होती है, अगर मैं बोलूँ कि जब महिला प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रही है, या फिर हम एडोलसेंट के लिए भी क्या दे देते हैं, आयरन जो इनिशिएटिव है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, प्रेगनेंसी में देते थे, ठीक है, प्रेगनेंसी में सभी देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि प्रेगनेंसी में जब तक अफेक्ट होता, जब तक वो क्या हो जाती थी, उसमें कमी देखने को मिल रही थी। तो इसलिए हमने पहले से स्टार्ट करके रखा है कम से कम, क्योंकि आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में होता है स्टोर, अगर वो स्टोर रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाइपर आयरन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसमें हम क्या लिखते हैं, एडोलसेंट लिखते हैं। ठीक है, तो एडोलसेंट इसका आंसर है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूं और क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि इम्पेयरमेंट, डिजीज और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अगर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से उसके पैर में लगी और पैर को करना पड़ा एम्पुटेट, ठीक है, एम्पुटेट करना पड़ा और बच्चा हो गया हैंडीकैप। ठीक है, ये एक सीरीज रहती है। तो एक्सीडेंट है वो, ये क्या है, एक डिजीज है। एम्पेयरमेंट क्या हुआ है उसका पैर में, उसके बाद वो क्या कर नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, और उसकी वजह से वो क्या हो गया है, अपंग हो गया है या फिर हैंडीकैप हो गया है। अगर मैं दोबारा ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम और लगाऊं मैं आपका, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डिजीज वर्ड है उसको हम डिफाइन करते हैं एक्सीडेंट। जैसे एग्जांपल देके अगर मैं एक्सीडेंट इधर लिखता हूँ तो आप ध्यान रखना, एक्सीडेंट के बाद में क्या आएगा, बच्चा क्या हो गया, उसका पैर गया है, ठीक है, पैर क्या हो गया, उसका अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो पैर उसका क्या कर दिया, एम्पूटेड हो गया है। किसमें, एक्सीडेंट में एम्पूटेड हो गया है। उसकी वजह से जो बच्चा है वो चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो वो क्या काम करेगा, तो वो कोई काम भी नहीं कर पा रहा है। तो ये एक सीरीज है जिसको हम डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड बोलते हैं, जिसमें डिजीज का इम्पेयरमेंट हुआ, इम्पेयरमेंट में क्या हुआ, पैर नहीं था, डिजीज में क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इम्पेयरमेंट क्या था कि पैर एम्पूटेड होना पड़ा है, डिसेबिलिटी में क्या है कि वो चल नहीं सकता, और हैंडीकैप में क्या है कि वो कोई काम नहीं कर सकता एक ईजी तरीके से। तो ये इसका आंसर है। अगर आपसे कोई पूछेगा टेक्निक क्या है याद करने की, तो आप लिखना DIDH, ऐसे अगर आप याद रखते हैं, मिनोमिक है, याद रखने की कोशिश करना, नहीं तो आप याद वैसे भी कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शायद इस वीडियो का लास्ट है। आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ पे होते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, ICDS में होते हैं, जो कि बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ICDS की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, स्कीम अगर मैं लिखूँ तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को हम ICDS बोल रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि कब चलाया गया? 1974 में चला गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वाली जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने चलाया गया था। तो ये आज आपका क्वेश्चन सेशन ख़त्म होता है। इम्पोर्टेंट है, आप इसमें अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई वो वीडियो तो वो वीडियो करना सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।